आज आपको हम सुपर टेट का क्वेश्चन बताने चले हैं। जो सुपर टेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उन्हीं संभावित प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं जो हमारे क्लास में गोविंद यादव सर के द्वारा क्लास लिए जाते हैं सुपर टेट का साइकोलॉजी का। तो इसमें हम आज पूर्व शिक्षण कौशल के बारे में 10 क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछने की पूरी संभावना है, हम उन क्वेश्चन को आपको रिपीट करके बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए मनोवैज्ञानिक मैसेज कौन से शिक्षण के अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक माने जाते हैं या प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आपको दिया विकल्प नंबर ए गार्डनर है, विकल्प नंबर बी स्किनर, विकल्प नंबर सी ग्लेसर, विकल्प नंबर डी आउसवेल। तो आपके शिक्षण अग्रिम संगठन प्रतिमान के परिवर्तक जो माने जाते हैं वो हैं आउसवेल, अर्थात विकल्प नंबर डी इसमें आपका क्या है, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, देखिए इसमें कहता है क्या है कि शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये बता दें, यह सिद्धांत जो होता है आंशिक क्रिया के नियम, अर्थात आंशिक क्रिया के नियम पर ही जो होता है। इस नियम के तहत जो होता है विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस सिद्धांत कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सी विधि शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है? मॉन्टेसरी विधि, दूसरा है आपका खेल विधि, तीसरा है आपका किंडरगार्टन विधि या ये सभी। तो बता दें कि सभी विधियां जो होती हैं, ये जो होती हैं सभी विधियां जो होती हैं सबसे उपयुक्त विधि की श्रेणी में आती हैं। जो विधि शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि ये मानी जाती हैं मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी की सभी विधियां जो मानी जाती हैं। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया में आपको बता दें विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। विकल्प नंबर ए आपका बनता है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को हम जो होता भली प्रकार से हम क्या करते हैं, ध्यान रखना चाहिए, हमें भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है, इसमें क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन को, माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद निम्नलिखित में से या निम्न से कौन सा होता है? माइक्रो टीचिंग, तो आपको बता दें माइक्रो टीचिंग का जो होता है, माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद कौन सा होता है? तो आपको प्रथम पद किसे माना जाता है? योजना बनाना, ठीक है। योजना, किसी चीज़ को माइक्रो टीचिंग में सबसे पहला कार्य होता है योजना का बनाना। ये माइक्रो टीचिंग के कार्य का सबसे प्रमुख भाग माना जाता है, योजना का बनाना, इसलिए विकल्प नंबर सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, कहता है कि निम्न में से किसके सुधार हेतु शिक्षण हेतु मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मक या अपेड़ा। तो आपको बता दें इसमें जो होता है पहला सृजनात्मक, अर्थात विकल्प नंबर सी जो था। ये सृजनात्मक जो था सुधार हेतु शिक्षण में हेतु जो था मानसिक उद्देलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, वो सृजनात्मक क्रिया कहलाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहता है। इसमें बताया गया कि कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? तो कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए क्रिया जो किस नियम पर आधारित होता? प्रभाव का नियम नहीं, सदृशता का नियम नहीं। सीखने के लिए जो होता है आपको सबसे पहले तात्पर्य होना चाहिए, तात्पर्य होना चाहिए, इसलिए हम इससे बना है तात्पर्य से तात्पर्यता का नियम बना है। क्या बना है? तात्पर्यता का नियम, विकल्प नंबर सी। अगर किसी चीज़ को सीखना है तो उस पर आपको तात्पर्य रहना चाहिए। उसी से जो होता है कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए
सबसे पहले विद्यार्थी को तत्परता होती, इसलिए जो होता है तत्परता का नियम बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देखेंगे, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती। तो आपको बता दें, छात्र में अगर रुचि उत्पन्न करना है तो सबसे पहले उसको जो होता है प्रेरणा या पुरस्कार भी हो सकता है, पुरस्कार या प्रेरणा के द्वारा, अर्थात इसमें विकल्प नंबर डी देखेंगे। डी आपके जो होता है प्रेरणा है। इसी जो प्रेरणा की विधि से जो होता है पुरस्कार या प्रेरणा की विधि से जो होता है छात्र में अगर रुचि नहीं पढ़ने की है तो हम उससे जो होता है रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, कहता क्या है कि एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक निम्न में से क्या करने का अधिक उपयुक्त होगा। प्राथमिक शिक्षा जो होगी कक्ष में एक शिक्षक क्या करना अधिक उपयुक्त होगा। केवल उदाहरण देने के लिए ना, गलत है। केवल गैर उदाहरण देने के लिए नहीं, उदाहरण और गैर दोनों का प्रयोग करना चाहिए, तभी बच्चों को पूर्ण रूप से समझ में आता है। एक उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों के लिए, अर्थात विकल्प नंबर सी, एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों का प्रयोग करना सबसे उपयुक्त विधि माना गया है, सबसे उपयुक्त विधि माना गया है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे हम लोग, क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी। तो कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आपको बता दें कि बच्चों में जो होता है अर्थ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो हम आपको बता दें, अन्वेषण या परिचर्चा, ये दो बच्चों के सामने बैठ करके हम उनसे किसी भी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं और उसके बारे में चर्चा या परिचर्चा करते हैं, जिससे बच्चा उस पर क्या करता है, ज़्यादा फोकस करता है उसके सामने अगर करेंगे। इसलिए जो था अर्थ के अगर बढ़ावा देने के लिए हम सबसे उपयुक्त रणनीति जो होता है अन्वेषण या परिचर्चा उपयुक्त मानी जाती है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, बच्चे के सृजनात्मक ढांचे के संबंध में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। कहता बच्चे के सृजनात्मक ढांचा, कौन सा सृजनात्मक ढांचे के संबंध में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो आपको हम बता दें, किसी भी समस्या का समाधान करने वाला मनोवैज्ञानिक जो होता है या वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में जो होता है कार्य करता है। तो हम इसमें विकल्प नंबर डी आपको देखेंगे, बता देते हैं, किसी भी समस्या का समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में होता है, सबसे संरचनात्मक ढांचा के रूप में माना जाता है, अर्थात अन्वेषक के रूप में माना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान दें, देखें अगले क्वेश्चन पे जो होता है क्या कहता है, यदि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का उपयोग करता है तो उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। किसका उपयोग करता है, सहयोगात्मक, अर्थात सहयोगात्मक अधिगम का उपयोग करता है तो उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए। शिक्षक को एक मूर्ख दर्शक के रूप में होना चाहिए, बच्चा जो करता उसे करने दे। सही है, नहीं, गलत है, अर्थात ये विकल्प गलत है। कक्षा छोड़ देना, बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये भी बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ये आपका सही है। बच्चे का कहता है यदि कोई शिक्षक अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का उपयोग अगर करता है तो उसकी भूमिका कैसी होनी चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, उसके साथ प्रत्येक समूह की निगरानी भी करनी चाहिए, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका निकलता है। अब देखेंगे हम कुछ बाल मनोविज्ञान प्रश्नों को हमने रखा है, उन बाल मनोविज्ञान प्रश्नों में हम चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि सुपर टेट में हमने बताया कि अगर सुपर टेट के एग्ज़ाम देना, ये सारे हम सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए जो होता है आपको विकल्प रखें। हमारा ध्यान रहेगा कि आपको अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर हम उस पर हम रिपीट कर लें, अगर एग्ज़ाम देने से पहले अगर हम 1000 क्वेश्चनों को साइकोलॉजी का जो होता है अगर हम रिपीट कर देते हैं
तो उसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। बड़े आसानी तरीके से हम आपको जो होता है 10,000 क्वेश्चन को, 1,000 क्वेश्चन को तो हम क्या करेंगे, टच कर ले जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, जिससे आप आगे अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित होता है। तो आपको बता देंगे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है। पूर्ण पे जो होता है किस पे हो जाता है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर जो होता है, मनोवैज्ञानिक जो होता है, ये जो होता है विकल्प नंबर ए, इसमें जो कि विकल्प नंबर ए आपका लगा हुआ है विकल्प नंबर, ठीक है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक विधि पर जो होते हैं आधारित होते हैं। दूसरा कहता है क्या, कहता कि शिक्षा में पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। शिक्षा में पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो किस विद्वान ने किया था, आपको हमने बताया था एक क्लास में, हार्वर्ड। कौन किया था, हार्वर्ड जो थे, हार्वर्ड ने जो थे विधि का प्रयोग किया था। पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन जो था हार्वर्ड ने किए थे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे आप क्या कहता है, कहता है कि शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कक्षा के विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है और छात्र की सीखने में प्रदान करता है। ठीक है, छात्र को सीखने, ये कथन सुगमता से किसने, सुगमता का है। तो आपको बता दें कि ये कथन जो बताया था वो मैकेंटर और छुआइट का है, मैकेंटर और छुआइट का है। ये कथन विकल्प नंबर है आपका ए आपका बन जाएगा, मैकेंटर और छुआइट का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए, परिपक्वता का संबंध, और हमने आपको बताया था परिपक्वता का संबंध होता है किससे, अर्थात परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है। किससे है, विकास से। परिपक्वता का संबंध किससे निकलता है, विकास से। विकल्प नंबर ए दिया गया है, अर्थात परिपक्वता का संबंध हमेशा किससे होता है, विकास से तो होता है, अर्थात विकास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान से रखेंगे, राष्ट्रीय की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव, यहाँ पर 2 भरना पड़ेगा, स्वभाव क्या भराएगा आपको, कहता है कि राष्ट्रीय की रूपरेखा 2005 के अधिगम स्वभाव में, अधिगम स्वभाव में क्या, सक्रिय, क्या सक्रिय और कैसा, सामाजिक है। क्या है, सक्रिय और सामाजिक है। क्या है इसमें, राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, अर्थात क्या इसमें कौन है, विकल्प नंबर सी, अर्थात विकल्प सी आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहता है, कहा जाता है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। देखिए, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालक में ऐसा नहीं, मानसिक रूप से मंद बालक में नहीं, पिछड़े बालक में। तो वैसे अगर देखा जाए तो सी आपका निकलता है पिछड़ा बालक में। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धियाँ जो होती है वो पिछड़े ही बालक में होती है। ठीक है, विकल्प नंबर सी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है अपवाद स्वरूप है। ठीक है, लेकिन आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पिछड़े बालक में ही देखना होगा। किस शिक्षा नीति के लिए कोई भी आयोग नहीं माना गया, कहता किस शिक्षा नीति के लिए कोई भी आयोग नहीं बना, कोई भी आयोग नहीं बना था। कौन सी ऐसी शिक्षा थी जिसकी नीति के लिए कोई आयोग का गठन नहीं किया गया था, कमीशन का गठन नहीं किया गया था। तो कौन सी, 1968 की नीति नहीं, कौन सी नीति, 1986 की नीति में जो होता है, 1986 विकल्प बी, 1986 की नीति में जो होता है के लिए कोई भी आयोग का, कोई भी कमीशन का, कमेटी का गठन नहीं हुआ था, नहीं बना था। ठीक है, आगे एनसीपी 2005 के बारे में कौन सा कथन सही था, यह मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षण के असफलता मानता है, एकदम सही, विकल्प ए ही मिल गया आपका। एनसीपी 2000 में कथन का सत्य यही कहता है कि ये मोटी मोटी
पुस्तकों को शिक्षा की असफलता मानता है, एकदम सही। ये विद्यालय आधारित आकलन को नहीं मानता, गलत है, ये भी गलत है। भारत ये तीसरा एनसीपी गलत है, ठीक है। इसे विकल्प ए क्या है आपका क्वेश्चन सही है। भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की स्थापना किसने किया था? तो भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की स्थापना जो होता है उड घोषणा पत्र में की गई थी, उड के घोषणा पत्र में की गई थी, ठीक है, घोषणा पत्र में की गई थी। तो इसमें होगा कोई विकल्प, विकल्प नंबर बी देखेंगे, दिखाई दे रहा है, विकल्प बी आपका सही है। भारत में सहायता अनुदान प्रणाली की जो स्थापना की गई थी वो आपके उड घोषणा पत्र में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। ये किसने कहा था? तो हम आपको बता दिए ये किसने कहा था, ये श्री महात्मा गांधी जी ने कही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ही ये बात कही थी कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के मन, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। ये महात्मा गांधी जी ने कही थी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, कहा था निम्न में से किसे निषेधात्मक शिक्षा का जनक माना जाता है? तो निषेधात्मक शिक्षा के जनक जो माने जाते हैं वो आपके हम बता दें रूसो थे। कौन? रूसो। विकल्प नंबर डी में दिया गया रूसो। निषेधात्मक शिक्षा के जनक जो माने जाते हैं वो रूसो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम टोटल आपको डेली आपको हम जो होता है 20 से आप 10 क्वेश्चन हिंदी के, जीएस के आपके जो होता है हमारे यहाँ से मिल जाएगा डेली आपको 50 क्वेश्चन, जीएस और जी के दोनों का 50 क्वेश्चन, और साइंस के क्वेश्चन जो पाए जाएंगे वो डेली 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली दिए जाएंगे हमारे मेथड से, ठीक है। किस शिक्षा शास्त्र ने स्कूल को समाज के प्रयोगशाला माना था? तो आपको बता दें मॉन्टेसरी, आपको हमने पढ़ाया था कि मॉन्टेसरी ने जो होता था शिक्षा शास्त्र को स्कूल का समाज का प्रयोगशाला माना था, तो मॉन्टेसरी माना गया था, ठीक है। तो ये आपका जितने सारे क्वेश्चन थे इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से रिपीट करेंगे, जो आपके सुपर टेट के लिए जो होता है ये सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, और ये सारे फॉर्मेट आपको डेली 100 क्वेश्चन का मिलेगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए।